हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है और उसके सारे जो टाइप्स थे वो हमने सारे देख लिए थे। और इसके साथ साथ मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ये भी कहा था अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा कंपनी की शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से शो किया जाता है, प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, ये हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हमें देखना है कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल होगी उसको हमें किस तरह से शो करना है। देखिए स्टूडेंट, पहले इस टॉपिक को मैं क्लियर करूं आपके, उससे पहले मैं बता देता हूं वापस एक बार और आपको, इस टॉपिक पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर बन सकता है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कंपनी की शेयर कैपिटल जो है उसको किस तरह से शो करना है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रिपरेशन ऑफ या प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आप लोग जो बैलेंस शीट बनाते आए हैं वो आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते आए हैं। अभी चाहे आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट बनाई हो या आपने 11th क्लास में भी अगर बैलेंस शीट पढ़ी थी तो वो बैलेंस शीट जो थी वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी, जिसमें इधर वाली साइड को हम लाइबिलिटी साइड अमाउंट, इधर वाली साइड असेट्स और अमाउंट लिखते हैं हम लोग, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था। लेकिन कंपनी के केस के अंदर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो अलाउड नहीं है। यानी कंपनी के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, ये पहले से प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है और हर कंपनी को उस फॉर्मेट को ही फॉलो करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कंपनी अपनी इच्छा से बना सकती है बैलेंस शीट, जैसा मर्जी चाहे वो वैसा, जैसा कि आप लोग 11th में करते आए हैं। नो डाउट आप लोगों को पहले बताया गया है कि बैलेंस शीट बनाने के भी 2 फॉर्मेट है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, एक लिक्विड फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर फिक्स्ड फॉर्मेट में हम जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में करंट एसेट जो उनको लिखा जाता है। और लिक्विड वाला फॉर्मेट जो है उसके अंदर आप पहले करंट एसेट्स होती है उनको लिखते हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स को लिखते हैं। तो फॉर्मेट था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है वो बैलेंस शीट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो बना सकते थे। यानी वो पहले अगर करंट एसेट्स भी लिख रहे हैं या फिक्स्ड एसेट्स भी उसके साथ में लिख रहे हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है तो उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं थी कि आप पहले फिक्स्ड लिख रहे हैं या करंट लिख रहे हैं या फिक्स्ड और करंट दोनों मिक्स में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, अब बैलेंस शीट जो है जो फॉर्मेट बताया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो पहले ये याद आया था तो मैंने पहले करंट एसेट्स लिख दी, फिर उसके बाद में कोई फिक्स्ड एसेट्स याद आ गई मैंने वो लिख दी, फिर उसके बाद में वापस मैंने करंट एसेट्स लिख दी। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब जो फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का होगा वो फॉर्मेट ऑलरेडी कंपनी एक्ट 2013 अमेंडेड एक्ट जो है उस एक्ट के अंदर उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करके मेंशन करके दिया हुआ है उसके अंदर, तो वही फॉर्मेट आपको यहां पर अप्लाई करना है। इसीलिए सारी कंपनी जो भी है उन सारी कंपनीज को वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। कोई भी कंपनी अपनी इच्छा से नया फॉर्मेट नहीं ला सकती। तभी जाकर के वेरियस कंपनीज का जब आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि पहले से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में सारी कंपनी जो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, तो जब आप उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो वो इजी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें आपको उसी सीक्वेंस में मिलेगी जैसा दूसरी कंपनी के अंदर है या जैसा फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, तो पहली बात तो हम करते हैं कि कंपनी जो मैं बात कर रहा हूं कंपनी एक्ट 2013 की, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो है पार्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। यहां पर आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो दिया हुआ है और उसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बोला पहले आप जो बैलेंस शीट बनाते आए हैं वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में थी, लेकिन अब यहां पर बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होगा बल्कि बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट होगा। कौन सा होगा?
वर्टिकल फॉर्मेट होगा, यानी यहाँ इसके अंदर अब ना तो कोई लाइबिलिटी साइड होगी ना कोई एसेट साइड होगी, ये पूरा एक वर्टिकल फॉर्मेट होगा जिसके अंदर पहले लाइबिलिटीज जो है उनको लिखा जाएगा, वो कंप्लीट होने के बाद में फिर जितनी भी एसेट्स होंगी उन एसेट्स को लिखा जाएगा। तो फॉर्मेट आपका सीधा वर्टिकल चलेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अब हम फॉलो नहीं करेंगे। और वो फॉर्मेट क्या है वो आपको दे रखा है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इसके अंदर आपको इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। वैसे ही बैलेंस शीट के साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी अब फिक्स है, उस फॉर्मेट में भी अब हम चेंज नहीं कर सकते। उसका भी फॉर्मेट जो है हमारे को शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर दिया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और पार्ट 2 जो होगा उस पार्ट 2 के अंदर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट हमारे को दे रखा है, तो उसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। क्लियर, 2 चीजें हो गई। तीसरी बात, अब जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल जो है कंपनी की, उस शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हमें किस तरह से शो करना है। तो अभी हम पूरा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल उसका एक छोटा सा जो पार्ट है शेयर कैपिटल, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी की पूरी बैलेंस शीट के अंदर एक छोटा सा पार्ट जो शेयर कैपिटल है उसको किस तरह से शो किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं थोड़ा एक छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो बना लेता हूं जिसमें मुझे केवल शेयर कैपिटल को शो करना है। तो किस तरह का होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए आप। तो ऊपर तो हेडिंग आ जाएगी, जैसा कि आप नोट में लिखते हैं बैलेंस शीट, फिर यहां आ जाएगी आपकी डेट एज ऑन 31 मार्च 2021 डाल देता हूं मैं जैसे। अब फॉर्मेट आपका इस तरह से होगा, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहां पर आएंगे आपके नोट नंबर, और फिर आ जाएगा आपका अमाउंट जो भी होगा वो, या रुपीस। बस ये कुछ इस तरह का आपका बैलेंस शीट का जो है वो फॉर्मेट होगा, यानी इसमें कोई आपके इधर CR DR साइड वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके अंदर केवल एक ही फॉर्मेट होगा, वर्टिकल फॉर्मेट, पर्टिकुलर हेडिंग में आ जाएगा आपका। फिर आएंगे आपके नोट नंबर। नोट नंबर का मतलब क्या है वो देखते हैं अभी। देखिए, नोट नंबर का मतलब ये होता है कि ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है इसके अंदर केवल मेन आइटम्स जो होंगे, या फिर मैं ये कहूं नेट अमाउंट जो होगा आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस, जो भी नेट अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट ही इसके अंदर शो होता है। कैलकुलेशंस जितनी भी है, जैसे सपोज यहां पर लिखा हुआ है जैसे करंट असेट्स, ठीक है, तो करंट असेट्स टोटल जितनी होगी वो यहां पर लिखा जाएगा। लेकिन उस करंट असेट्स के अंदर कौन कौन सी करंट असेट्स इंक्लूड है, लाइक उसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, या और भी कोई करंट असेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, तो कितनी कितनी है वो सारी चीजें जो होंगी वो अलग से बैलेंस शीट से अलग हट करके एक नोट्स टू अकाउंट्स होता है, उस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर वो सारी चीजें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिटेल जितनी भी होंगी वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखी जाती हैं, और जो मेन नेट अमाउंट होता है वो नेट अमाउंट जो होता है वो ही बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। ठीक है, तो वो हम पूरा बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम केवल अभी एक छोटा सा फॉर्मेट जो है केवल शेयर कैपिटल वाली बात कर रहे हैं, तो उसी को देखते हैं अभी। बाकी इस बैलेंस शीट जो बनेगी आपकी फॉर्मेट में, उसमें जो नेट अमाउंट होगा वही शो होगा, और उसकी डिटेल जो भी होगी वो डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखनी है, और वो नोट्स टू अकाउंट जो होगा नंबर यहां पर लिखा जाएगा। जैसे नोट नंबर 1 है, इसके अंदर आपने करंट असेट्स को शो किया है, तो यहाँ जब भी आप यहाँ करंट असेट्स लिखेंगे टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे आप, और यहाँ पर नोट नंबर डाल देंगे कौन से नोट के अंदर है वो, 1 नंबर नोट में, 2 नंबर नोट में, 3 नंबर नोट में, कौन से नंबर में, तो वो नोट नंबर यहाँ लिखे जाएंगे। तो उससे आपको जब डिटेल देखनी होगी तो आप उस नोट नंबर पर जाकर के वो डिटेल सारी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स जो है वो लिखी गई है। तो ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। नोट टू अकाउंट्स, वो भी फॉर्मेट उसका भी सेम ऐसे ही रहेगा, बस उसमें जो सारी डिटेल आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हो गया। अब हम जैसा कि बात कर रहे हैं, हम अभी जो अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट। केवल शेयर कैपिटल की बात करेंगे, शेयर कैपिटल को कैसे लिखते हैं। तो अब कैसे लिखा जाएगा, जैसा आपने पहले जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था उसमें आपने देखा था इधर वाली साइड जो होती है वो लायबिलिटी साइड होती है, अमाउंट होता है, उधर असेट साइड होती है और अमाउंट होता है। लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहली जो साइड कहें हम
साइड तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहली जो हेडिंग्स होगी वो आएगी आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आप इसको साइड भी बोल सकते हैं कि भैया आपकी लाइबिलिटी साइड है ना, लेकिन हम साइड है नहीं बेसिकली, ये मेन हेडिंग है आपका, सबसे बड़ा जो मेजर हेडिंग है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर फिर हेडिंग्स आती हैं, उन हेडिंग्स के अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है? ये तो बैलेंस शीट की हेडिंग हो गई, एक समझ से ये समझ लीजिए आप, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर सबसे पहले मेन हेडिंग जो आती है वो आती है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सब हेडिंग्स आती है शेयर कैपिटल। इसके अंदर सब हेडिंग क्या आएगी? शेयर कैपिटल। फिर इसके बाद में और भी सब हेडिंग्स हैं, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, कॉल्स इन अरियर वगैरह जो भी होंगी वो सब हेडिंग्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब बैलेंस शीट का हम पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करना ही है, क्योंकि थर्ड बुक जो है आपकी, थर्ड बुक के अंदर पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा, तो उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी केवल इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आ गया सबसे ऊपर ही ऊपर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आप चाहें तो इसको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। सबसे पहला मेजर हेडिंग जो होगा वो हमारा होगा शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर सब हेडिंग होगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर हम जो हमारा जो नेट अमाउंट होगा शेयर कैपिटल का, वो नेट अमाउंट हम यहां पर लिख देंगे शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल जो है जो कौन से नोट में होगी, जैसे 1 नंबर नोट डाल देते हैं अपन यहां पर, कि 1 नंबर नोट के अंदर हमने शेयर कैपिटल को सारा डिस्क्राइब किया है कि ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व वगैरह जितनी भी कैपिटल्स कौन कौन सी हैं और किस कितनी कितनी है, वो सारा हम नोट्स टू अकाउंट जो बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे। और वहां का जो लास्ट आंसर आएगा हमारे पास में, उस लास्ट आंसर को हम यहां पर शेयर कैपिटल के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात। अब हम चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पर। मतलब अब इसकी डिटेल जो होगी शेयर कैपिटल की डिटेल, वो हम यहां पर आ जाएंगे। तो उसमें नोट्स टू अकाउंट के अंदर जैसे हम नंबर 1 डाल देते हैं, फॉर्मेट इसका भी बना ही लेते हैं, वही आपके पर्टिकुलर्स आ जाएगा। और पर्टिकुलर्स के साथ में जैसे हमने लिख दिया अमाउंट जो भी है हमारा, उसका कॉलम बना दिया। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, स्पेस अच्छा है अपने पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्पेस के लिए। तो ये हमने अमाउंट का कॉलम बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट भी रेडी हो चुका है। अब बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन लेना है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो किस तरह से बैलेंस शीट के अंदर शो की जाती है। ठीक है, फॉर्मेट एक बार वापस अच्छे से देख लीजिए आप। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो होगा। कहां पर दिया हुआ है? तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी है 2013, उसके अंदर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट क्या है? ये रहा हमारा फॉर्मेट, केवल शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं अभी। हेडिंग आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेजर हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल। नेट अमाउंट जो होगा यहां पर आ जाएगा। और ये नेट अमाउंट कहां से निकलेगा? तो इसके लिए हमारे को बनाने पड़ेंगे नोट्स। तो वो नोट टू अकाउंट्स नंबर 1 दे दिया हमने, यहां पर नंबर 1 मेंशन किया है। तो अब लेते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को बैलेंस शीट में किस तरह से सारी चीजें शो करनी है। ठीक है, क्वेश्चन लेके करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। बाकी मैं आपको कैसे शो करना है, क्या शो करना है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो जो लोग यही वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको देखना है कि कौन कौन से टाइप्स हैं शेयर कैपिटल के और कैसे उनको शो करना है, तो वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे वो किस तरह से शो होगी। क्लियर? चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो मैं आपको बुक बता दूं। देखिए, अभी मेरे पास में लेटेस्ट एडिशन है टीएस गरेवाल का 2020 एडिशन। आपको भी 2020 एडिशन ही परचेज करना है, क्योंकि देखिए कंपनी 2013 में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं और उन अमेंडमेंट्स के थ्रू अभी जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो 2020 वाला एडिशन अगर आप परचेज करेंगे तो वो सारे अमेंडमेंट्स आपको इसी में मिलेंगे। लास्ट ईयर की बुक होगी तो उसमें वो अमेंडमेंट नहीं है, तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि डीआरआर की रेट चेंज हो सकती है, चेंज हो चुकी है, डीआरआई की रेट चेंज हो चुकी है। तो ये कुछ चेंजेस, छोटे बड़े चेंजेस जो है वो हुए हैं,
तो इसके लिए जरूरी है कि आपको नया वाला एडिशन जो है वही परचेस करना है। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, 250-300 रुपए की बुक है, तो आप परचेस कर लीजिएगा। 270 रुपीज की है। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पर। मेरे पास में डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉल्यूम 2 टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर है मेरे पास में 8.111 111, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। 8.111। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग ही आपकी इसी टॉपिक से। न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने खत्म कर दिया पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो मेरे पिछले वाले 2-3 वीडियो भी देख लें, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में कहा गया है। स्टार्टिंग है, कुछ हम डिफरेंट करने वाले हैं। अब हम पार्टनरशिप हम दूर छोड़ करके आ चुके हैं, अभी एनपीओ भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कंपनी पर आ गए हैं, तो थोड़ा कंपनी से रिलेटेड फोकस वापस आ जाते हैं इस पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्या लिखा है? तो गोपाल लिमिटेड कौन सी कंपनी है भैया, बताइए पहले। गोपाल लिमिटेड कौन सी कंपनी है, प्राइवेट और पब्लिक, कौन सी है? लिमिटेड लगा है ओनली वर्ड, मैंने लिखाया था, बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। तो केवल प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अगर यूज करती है तो प्राइवेट कंपनी है, और ओनली लिमिटेड वर्ड यूज करती है तो पब्लिक कंपनी है। तो फिलहाल अभी गोपाल लिमिटेड जो पब्लिक कंपनी है, ये रजिस्टर्ड हुई है विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको दे रखी है 50 लाख रुपीज, विच इज डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपीज, जो कि 100 रुपीज के इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, ध्यान में आ रहा है कुछ? क्या बोला मैंने? 50 लाख रुपीज की टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है, विच इज डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है और टोटल 50 लाख रुपए की कैपिटल है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स, वो भी हम निकाल लेंगे। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे को मिल गई। तो आप कहें तो मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूं और यहीं पर लिखते जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी सी चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो देखिए अब नोट्स टू अकाउंट के अंदर हम इस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ऑथोराइज्ड कैपिटल। आप भी ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में ही चलेगी ये, ऐसा नहीं कि पहले आप इशूड लिख दें फिर और कोई सी लिख दें। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी जाती है, ठीक है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल नंबर 1 डाल दिया मैंने, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख दिया, अंडरलाइन कर देते हैं इसको। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी? 50 लाख, विच इज डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो शेयर्स कितने हो गए? तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर ऑथोराइज्ड कैपिटल में? 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। क्या हो गया? 50,000 इक्विटी शेयर्स हो गए, 100 रुपीज का एक है, तो मल्टीप्लाइड करेंगे टोटल हो जाएंगे 50 लाख रुपीज। तो हम लिख लेते हैं 50 लाख रुपीज ऑथोराइज कैपिटल जो है हमारी वो, तो यहां लिख लेते हैं हम 50 लाख रुपीज, और इसके नीचे हम 2 लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे? 2 लाइन खींच देंगे उसके नीचे। 2 लाइन खींचने का मतलब क्या है? ये अब टोटल हो चुकी है यहां पर, अब मुझे इसकी अलग से टोटल करने की जरूरत नहीं है। और 2 लाइन खींचने का मतलब ये भी है कि ये 50 लाख रुपीज जो है, अब जो मैं अगली टोटल करूंगा उस टोटल के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। क्या होंगे? डबल लाइन खींचने का मतलब ये है कि 50 लाख रुपीज जो है, अब अगली जो भी अमाउंट्स यहां पर लिखी जाएगी उन अमाउंट्स के अंदर ये एड नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल हमने लिख ली। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं आपको, ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होती है वो कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर टोटलिंग में एड वेड नहीं होती है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट की टोटल होगी उस बैलेंस शीट की टोटल के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल कभी भी एड नहीं होती है। तो आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते ही उसकी डिटेल लिखनी है, कितने शेयर्स हैं, कितने रुपए का एक है, अमाउंट लिखना है और डबल लाइन नीचे खींच देनी है। तो इससे इसकी टोटल यहीं पर एंड होगी। फर्स्ट हो गया ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल के बाद में सेकंड नंबर पर कौन सी कैपिटल आती है हमारी? इश्यूड कैपिटल। कौन सी आती है? इश्यूड कैपिटल। इश्यूड आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर इश्यूड कैपिटल हमारे को कितनी दे रखी है। ऑथोराइज कैपिटल तो टोटल कैपिटल होती है, इशूड होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो जनरल पब्लिक में
सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया गया है। देखते हैं कितनी है। आगे दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन, द कंपनी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। द कंपनी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स, जितने शेयर थे सारे के सारे जनरल पब्लिक में उन्होंने इशू कर दिए फॉर द सब्सक्रिप्शन। तो ऑथोराइज कैपिटल जितनी थी उतनी की उतनी इशूड कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि जितने शेयर थे वो सारे के सारे शेयर जो हैं वो कंपनी ने इशू कर दिए। तो हम यहां पर लिख लेते हैं इशूड कैपिटल में सेम शेयर्स हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज ईच। ये भी हो गए हमारे 50 लाख रुपीज और 50 लाख रुपीज। इसके नीचे भी हम डबल लाइन खींच देंगे, क्योंकि इशूड कैपिटल जो है वो भी बैलेंस शीट के अंदर टोटल में नहीं जाएगी, क्योंकि अभी इसके बाद में हमारे पास में सब्सक्राइब्ड कैपिटल और आने वाली है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की जो टोटल होगी वो बैलेंस शीट की टोटलिंग में इंक्लूड होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल जो है उनकी टोटल बैलेंस शीट की टोटल में इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए मैंने दोनों में डबल लाइन खींच दी है। तो सेकंड हमारा हो गया टोटल इशूड कैपिटल। थर्ड नंबर पर आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थर्ड नंबर पर कौन सी आती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लिखूं उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो सारी मंगवा ली गई है या नहीं मंगवा ली गई है, कितना क्या है वो सब, तो वो हमें देखना पड़ेगा पहले। इसलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में लिखेंगे। जैसा कि आपने पहले देखा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो टाइप की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो वो हमें देखना होगा, इसलिए पहले वहां देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए, आगे हमारे को दिया हुआ है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 इक्विटी शेयर्स। आपने इशू कितने किए थे? 50,000। लेकिन जनरल पब्लिक ने ओनली कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, या कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है जनरल पब्लिक ने? ओनली 45,000 इक्विटी शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है। तो देखिए अब इशूड कैपिटल तो 50,000 शेयर थी, लेकिन सब्सक्राइब तो चेंज हो गई, अब 45,000 शेयर्स ही है। तो अब अपने को 45,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही अगली वाली एंट्री जो है वो करनी पड़ेगी। देखते हैं अब आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। 45 के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई और सारे के सारे शेयर होल्डर्स को हमने अलॉटमेंट कर दिया है शेयर्स का। फिर आगे दिया हुआ है ऑल द एप्लीकेशन, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स। क्या कहा है देखिए कि जितने पैसे थे कंपनी ने सारे के सारे मंगवा लिए, सभी के पैसे रिसीव भी हो गए, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स। केवल 500 शेयर जिस पर फाइनल कॉल के जो 20 रुपए थे वो रिसीव नहीं हुए हैं। इसके अलावा जितने भी रुपए कंपनी ने मंगवाए थे वो सारे, तो देखिए जैसा मैंने कहा था कि कंपनी 100 रुपीज का शेयर है, तो कंपनी क्या करती है इन शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, सारा अमाउंट एक साथ नहीं मंगवाती है, ये अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो वैसे ही कंपनी ने कुछ इंस्टॉलमेंट डिसाइड की थी और उसके थ्रू पैसा मंगवाया। तो जो लास्ट फाइनल कॉल थी 20 रुपीज की, तो एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास में 500 शेयर थे, उस बंदे ने 500 शेयर्स पर फाइनल कॉल के 20 रुपीज जो है वो पे नहीं किए हैं। इसके अलावा जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सभी ने पेमेंट कर दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? अब हम देखते हैं इसको हमें कैसे शो करना है। तो जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो होती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो अभी देखिए यहां पर अभी जैसा कि क्वेश्चन में आपको पढ़ने से समझ में आ गया कि एक बंदे ने 500 शेयर्स पर 20 रुपीज का पेमेंट नहीं किया है। नहीं किया मतलब सारे पैसे नहीं आए, तो ये कौन से हेडिंग में जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में, क्योंकि आपने सबसे मंगवा लिए पैसे लेकिन एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, एक शेयर होल्डर्स ने अमाउंट नहीं पे किया, तो हमारा हेडिंग क्या आ जाएगा अब अगला? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अंदर हम लिख देंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या लिख लेंगे हम? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखते हैं कितने शेयर सब्सक्राइब किए थे जनरल पब्लिक ने? 45,000। तो हम यहां पर लिखेंगे 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच।
सारे के सारे मंगवाए थे कंपनी ने 100 के 100 रुपीज, तो हमने लिख दिया 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल अमाउंट कितना होता है 45 लाख रुपीज। तो इसको हम बाहर नहीं लिखेंगे, इसको हम पर्टिकुलर से कॉलम में ही लिखेंगे 45 लाख रुपीज जो है वो। अब इसमें ये भी कहा था कि एक बंदा जो है, एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास में 500 शेयर्स हैं, उसने 20 रुपीज जो कॉल मनी है वो नहीं पे किए, तो उसको कहा जाता है कॉल्स इन अरियर। मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर कोई जो शेयर होल्डर है अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है, अमाउंट उसका बाकी चल रहा है, तो उसको कॉल्स इन अरियर के नाम से लिखा जाता है। तो अभी हम इस अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, लेस करेंगे इसमें से हम कॉल्स इन अरियर। क्या माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर्स पर ड्यू चल रहा है हमारा अमाउंट 500 शेयर्स पर, और कितने रुपए ड्यू चल रहे हैं 20 रुपीज। आया समझ में, 500 शेयर्स पर 20 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट जो ड्यू चल रहा है। तो अभी इसमें हम 10,000 रुपीज जो है हमें वो रिसीव नहीं हुआ है। तो टोटल हमारा 45,000 रुपीज जो कॉल्ड अप था, उसमें से 10,000 रुपीज रिसीव नहीं हुआ था। तो रिसीव कितना हुआ, नेट अमाउंट हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 44,90,000। कितना आ गया हमारा अमाउंट 44,90,000 रुपीज। तो ये हो गई हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आ गया समझ में आपको सभी को पूरा क्वेश्चन। ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी, तो 50,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज का एक था, टोटल 50 लाख हो गई। सारे के सारे शेयर कंपनी ने इशू भी कर दिए थे, तो 50,000 हो गई इशूड कैपिटल। 50 लाख टोटल में दोनों में लाइन खींच दी, मैंने कहा था इन दोनों की टोटल इंक्लूड नहीं होती है। फिर थर्ड जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जनरल पब्लिक ने ओनली 45,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस भरे थे, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल ओनली 45,000 शेयर्स थी। तो हमने इंटू 100 करके 45 लाख अंदर लिख दिए। एक शेयर होल्डर जो था जिसके पास में 500 शेयर्स थे, 20 रुपीज उसने फाइनल कॉल का पे नहीं किया है, तो ये कहलाता है कॉल्स इन अरियर। तो इसको इस अमाउंट में से हमने लेस करके कॉल्स इन अरियर के नाम से और शो कर दिया। टोटल अमाउंट हमारा आ गया 44,90,000 रुपीज। अब ये जो होगा ये बैलेंस शीट के अंदर टोटल में जाएगा। क्या ये दोनों चीजें टोटल में इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन ये जो अब हमारा नेट अमाउंट आ चुका है, ये नेट अमाउंट जो होगा वो बैलेंस शीट की टोटलिंग जो भी होगी उसके अंदर आगे जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 44,90,000 रुपीज। तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब जैसा कि मैंने कहा नोट्स टू अकाउंट के अंदर सारी डिटेल रहेगी, और इसका जो नेट आंसर आएगा, जैसे कि अभी आंसर आ रहा है इसका 44,90,000, ये तो दोनों टोटल में नहीं जाते हैं तो इनके आंसर में नहीं आएंगे। नेट अमाउंट आ रहा है 44,90,000, ये हमारा नेट आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हम कहां लिखेंगे, यहां पर कहां लिखेंगे, शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में। तो हम यहां पर लिख लेंगे 44,90,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट करना है। क्लियर। तो फॉर्मेट हमारा ये बैलेंस शीट का है, ये नोट्स टू अकाउंट्स है। डिटेल आपको सारी नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो करनी है, और यहां से जो नेट अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट आप यहां पर बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसी तरह से बहुत सी सारी चीजें इसमें और भी होंगी, वो सब भी आगे जुड़ती जाएंगी, और इस तरह से आपकी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। तो आप इसको लिख लीजिए। इससे रिलेटेड अभी एक दो क्वेश्चंस हम और भी करेंगे, तो हम अगले अपने वीडियो जो भी होंगे उन वीडियोस के अंदर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर कॉल से नजर तो देख लिया, लेकिन अगर कंपनी ये जो जिनके शेयर्स जो थे, जिनके अमाउंट ड्यू चल रहे थे, अगर ये टाइमली फिर भी अगर एक दो बार में शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी इनके शेयर्स को जब्त कर लेती है। क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं फोर फीचर्स ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर। तो जब ये पर्सन अगर 500 शेयर्स पर 20 रुपीज जो है वो पे नहीं करेगा, तो कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, उसके शेयर वापस ले लेगी उससे, और उन शेयर्स को किसी और शेयर होल्डर्स को सेल कर देगी। तो इसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो जब इस तरह का केस भी होगा क्वेश्चन में अगर, तो उसको हमें किस तरह से यहां पर शो करना है, हम यहां पर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो और ऐड करते हैं इसके अंदर। तो जब क्वेश्चन में कंडीशन आएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिलहाल अभी एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के इसको सोल्व किया है, और भी अगले क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे। तब तक इसको कॉपी कीजिए, और इससे रिलेटेड
और क्वेश्चन जो है उन्हें ट्राई करते रहिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना आपका कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा और आप फटाफट से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए मेन चीज क्या रहती है अकाउंट के पेपर में, आता सबको सब कुछ है, लेकिन होता क्या 3 आवर्स के टाइम पीरियड में वो टोटल पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रहती है, उनको आता सब कुछ है लेकिन वो 3 आवर्स के टाइमिंग में वो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे इन क्वेश्चंस की, फॉर्मेट वगैरह बनाते रहेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बच्चों को दिक्कत होती है कि मेरा तो पेपर रह गया, पेपर छूट गया, मेरा तो 3 घंटे में मेरे से पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे तो ये क्वेश्चन आता था, अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरे रह गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इसी वजह से आती है क्योंकि बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैं कह रहा हूं जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना फटाफट से आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे। अगर आपकी फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाएंगे तो वहां दिक्कत आएगी आपको बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपने पहले कभी प्रैक्टिस की नहीं इन फॉर्मेट्स को बनाने की, तो फिर वहां पर भी नहीं बनेंगे। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको, बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट नहीं बनाया है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के 25% मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यानी अगर सपोज कीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स तो आपका अगर फॉर्मेट नहीं बनाया उसके अंदर तो उसके कट जाएंगे, बाकी के जो भी आपने आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि आपको फॉर्मेट भी व्यवस्थित कंप्लीट जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया और लाइनें वाइनें खींची नहीं हमने तो वह चल जाएगा ऐसे। तो फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो 25% मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कट जाएंगे जिसमें आपने फॉर्मेट नहीं बनाया। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉपी कर लीजिए इसको। टिल देन थैंक यू।